नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम डिमांड और सप्लाई के मध्य संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस। मांग और पूर्ति के संबंध में जो थ्योरीज प्रचलित हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। वी नीड टू एबल टू प्रेडिक्ट द consequences of alternative policies and events that may be outside our control. The mental tool we use to take such prediction is called a theory. A theory is of no use if its predictions are inaccurate. कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, कुछ पूर्व अपेक्षाओं पर आधारित होता है, जो कि हमारे हाथ के बाहर की बात है। अगर ये मान्यताएं फुलफ़िल होती हैं तो हमारी थ्योरी सही होगी, और इन मान्यताओं में यदि ये लागू नहीं हो रही हैं तो वहाँ पर हमारा सिद्धांत या थ्योरी भी लागू नहीं होगी। वी नीड ए थ्योरी ऑफ प्राइजेज। हमें कीमतों के एक सिद्धांत की आवश्यकता है, और कीमतों का ये सिद्धांत मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन से ही स्पष्ट हो सकता है। द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक थ्योरी। मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है वह आर्थिक सिद्धांत का एक सरल उदाहरण है। इट कैन बी यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सम कमोडिटी। यह सिद्धांत किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा की अनुमान लगाने में उपयोग में लाया जाता है। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस आर गाइडेड बाय प्राइजेस। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में बहुत सारे जो निर्णय हैं अर्थशास्त्र के वह कीमतों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। देयरफॉर विदाउट ए reliable theory of prices you will get nowhere in economic analysis। हम आर्थिक विश्लेषण करने में लगभग असंभव होंगे यदि हमारे पास में कीमतों का कोई विश्वसनीय सिद्धांत न हो। इस प्रकार से कीमतों का विश्वसनीय सिद्धांत आर्थिक अवधारणा एवं आर्थिक सिद्धांत के निर्माण एवं चिंतन के लिए अति आवश्यक है। एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन। तो जो पहली हमारी मान्यता है वह पूर्ण प्रतियोगिता की होगी। अब हम डिमांड, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मांग का मतलब होता है निश्चित समय एवं निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग मात्रा कहलाती है, और विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता अलग अलग मात्रा में उस वस्तु की जो मांग करता है वह मांग कहलाती है। मांग कर्व भी पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है। यह बाएं से दाएं गिरता हुआ एक ऋणात्मक ढाल का वक्र होता है, जिसे भिन्न भिन्न कीमतों पर मांग मात्रा के मध्य संबंध के बिंदुओं को परस्पर जोड़ने से हमें प्राप्त होता है। इसका ढाल ऋणात्मक होता है। अगर हम 2 से 1.5 रुपये पर आते हैं तो प्राइस में कमी होगी, और उसी के अनुरूप हमारी मांग मात्रा 4 से बढ़कर 6 हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब यदि हम बाज़ार मांग निकालना चाहें तो हमने विगत वीडियो में पढ़ा था कि एक्स व्यक्ति की मांग और वाई वस्तु या वाई व्यक्ति की मांग, दोनों की मांग को मिलाने पर हमें मार्केट डिमांड या बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये होता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड फॉल्स व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेज। किसी वस्तु की मांग में कमी आएगी यदि उसकी कीमत में वृद्धि होती है, एंड वाइस वर्सा, और इसका विपरीत भी यही होगा। प्रोवाइड ऑल अदर फैक्टर्स आर अनचेंज, यानी कि अन्य बातें समान रहने की मान्यता इसमें लागू होती है। और यह मांग का नियम लागू होने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन इत्यादि चीज़ें मांग मात्रा को प्रभावित करती हैं।
अब हमने ये भी पढ़ा था कि मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जब मांग वक्र शिफ्ट होता है तब हम इसे कहेंगे डिमांड इंक्रीजेज, और आइसक्रीम का उदाहरण लेकर हमने इसको समझा था। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो D1 से अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डिमांड होती है, तो हमारा मांग वक्र राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा और D2 कहलाएगा। अगर डिक्रीज इन डिमांड होगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा और D3 कहलाएगा। तो इसके भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं और लॉ ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफ़ेक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इसके बाद में हम इनकम इफ़ेक्ट के बारे में भी जाना था। और इनकम इफ़ेक्ट में क्लॉथ्स, कोक्स, बुक्स, मूवीज़, पेप्सी इत्यादि पर उसके प्रभाव आते हैं। उसके उपरांत हमने सप्लाई का अध्ययन किया था और सप्लाई के बारे में भी हमने देखा था कि सप्लाई एक पॉजिटिव कर्व होता है जो ये बताता है कि कीमत में वृद्धि होने के साथ साथ पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, और दो विक्रेताओं की पूर्ति वक्र को जोड़ने पर हमें रेड कलर में मार्केट सप्लाई कर्व या बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त हो रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें इस बारे में बताता है कि कीमतों में वृद्धि होने पर पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिसे हम टेबल द्वारा भी समझ सकते हैं। ये सारा विश्लेषण हमने विगत वीडियो में कर लिया था। आपके सामने जो चित्र है उसमें पूर्ति वक्र में राइट और लेफ़्ट शिफ्ट बताए गए हैं। इसके शिफ्ट होने के पीछे मेन कारण कॉस्टिंग का होता है और कॉस्ट कम होने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। अब इक्विलिब्रियम यानी मांग और पूर्ति के मध्य संतुलन, जो कि हमारे इस वीडियो का केंद्र बिंदु है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। Equilibrium, we assume that the price will automatically reach a level at which the quantity demanded equals the quantity supplied. हम यह मानकर चलते हैं कि कीमत स्वतंत्र या ऑटोमेटिकली वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ पर मांग मात्रा बराबर हो पूर्ति मात्रा के। तो हमने एक मांग तालिका शेड्यूल और एक सप्लाई शेड्यूल बना लिया है और हम देखते हैं कि 7 इकाई मांग होने पर उसकी कीमत 2 रुपये है, और सप्लाई साइड में भी हम देखते हैं कि 2 रुपये कीमत पर मार्केट की सप्लाई 7 है। तो इस प्रकार से हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 रुपये कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस है और 7 आइसक्रीम की क्वांटिटी पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अतः जो रेड डॉट दिखाया गया है वही इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ खास बातें और जान लेते हैं। कैन वी जस्टिफाई द एजम्पशन ऑफ इक्विलिब्रियम? चलो देखते हैं। अगर एक्सेस सप्लाई हो, ये सामान्य स्थिति हो गई, लेकिन अब सप्लाई ज़्यादा हो, $2.50 कीमत पर 10 सप्लाई है लेकिन डिमांड कम है, ये क्वांटिटी सप्लाइड 10 हो गई, और इसी 2.5 कीमत पर क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, तो इसे हम सप्लाई सरप्लस या एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा, ये सरप्लस की सिचुएशन है। अब डिमांड एक्सेस या अतिरिक्त मांग को देखते हैं कि अगर मांग वक्र में कम कीमत पर क्वांटिटी डिमांडेड 10 है और उसी 1.5 कीमत पर $1.50 की कीमत पर जो सप्लाई है वो 4 इकाई आइसक्रीम की ही होती है, तो 4 से लगाकर 10 जो 6 हैं ये स्टोरेज हो जाएगा। स्टोरेज का मतलब विक्रेता इतनी कम कीमत पर अपनी 10 की 10 इकाइयों को नहीं बेचकर 6 इकाइयों को स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पर भी बाजार इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई स्थिति में बाजार इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक साथ बैलेंस की स्थिति में हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम की कुछ विशेष अवधारणाएं होती हैं, और बेरोजगारी की अगर स्थिति है तब हम श्रम का मांग वक्र और श्रम के पूर्ति वक्र खींचकर ये देख सकते हैं कि टू हाई वेज या जो नारंगी कलर की रेखा है वो बाज़ार में मजदूरी की दर को बताती है। इस मजदूरी की दर पर जो नियोक्ता है वो श्रम की डिमांड करता है कम और पूर्ति होती है ज़्यादा लोग काम करने के इच्छुक हैं। तो ये जो है ये लेबर सरप्लस या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस है। इस प्रकार से हमने देखा
कि ये जो संतुलन की अवधारणा है ये केवल मांग और पूर्ति में ही नहीं, बेरोजगारी में भी काम आ सकती है। अब बहुत से फेजेस ऐसे होते हैं कि भाई हाउ टू इंक्रीज इन डिमांड अफेक्टेड द इक्विलिब्रियम। डिमांड अगर आप बढ़ा दो, ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर डिमांड हमने D2 कर दी तो न्यू इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त हो गया, जिस पर कीमत ज़्यादा है और मात्रा भी ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि मांग में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और सप्लाई की स्थिति में देख लेते हैं कि सप्लाई किस प्रकार से इफ़ेक्ट करती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर सप्लाई कर्व ब्राउन कलर का होकर S2 हो जाता है तो कीमत बढ़ जाएगी और मात्रा जो है वो घट जाएगी। ऐसी स्थिति में एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ आइसक्रीम। शक्कर की कीमत में वृद्धि की वजह से जो आइसक्रीम की सप्लाई है वो घट गई है, जिसे हम ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। ए शिफ्ट इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड, तब भी हम इसमें परिवर्तन देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ए और बी दो चित्र हैं और दोनों ही चित्रों में ये बताया गया है कि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए विद्यार्थियों, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।